कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम लोग अपवाह के बारे में बात करेंगे, है ना। अपवाह का मतलब ड्रेनेज, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पे डिस्कस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अफवाह शब्द जो है ये एक क्षेत्र के नदी की तंत्र की व्याख्या करता है ना। तो भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए आप, अगर आपके पास है, अगर एटलस का बुक वगैरह है तो उसमें ध्यान से देखिए। आप ये पाएंगे वहां पे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ आकर मिल जाती है एक नदी में, है ना। छोटी छोटी नदियां एक नदी में मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पर्वत हो गया, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो इस प्रकार हम इसे क्या कहेंगे, उच्च भूमि को जल विभाजक कहेंगे, है ना। जल विभाजक, है ना। जल विभाजक मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का, है ना। तो इधर आ गया धारा, एक नदी ये हो गया और दूसरा नदी ये हो गया, यानी धारा ए और धारा बी। अब इसको हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अभी क्या है कि अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है अमेजन नदी की है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की, अमेजन, नील, फिर इसके बाद आपके पास गंगा नदी आ सकता है, इंदिस आ सकता है, तो ये ध्यान देंगे। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, आपको थोड़ा सा बताना है कमेंट सेक्शन में। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। पहला हिमालय की नदियां, है ना। दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, यानी जो कल हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस किया था, यानी इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, अगर मान लो कि इंडिया के एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडिया का इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये सब प्रायद्वीपीय में आता है। इधर से जो नदियां निकलती हैं प्रायद्वीपीय होती हैं। वहीं दूसरी ओर ये हिमालय से जो निकलती है नदियां उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन नदियां, हिमालय की नदियां। तो भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है ना। तो इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। अब भाई ये गौरजों क्या, देखिए गौरजों, ध्यान से देख लीजिए गौरजों किसे कहते हैं, है ना। एक तरफ पहाड़ का दूसरा हिस्सा, है ना, एक तरफ पहाड़ का दूसरा हिस्सा, एक पहाड़ का एक तरफ दूसरा हिस्सा, तो बीच में पानी, इसके हम क्या बोलते हैं, गौरज, है ना। तो अभी क्या है कि इन्हें वर्षों के अतिरिक्त भी जल प्राप्त होता है। तो हिमालय के मैंने बता दिया, तो इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरज का निर्माण किया है, गौरजों का। तो हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। मान लीजिए अब जैसे गंगोत्री से ही निकल रही गंगा नदी, तो ऐसे निकल के बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। हिमालय यहाँ, समुद्र यहाँ, है ना, क्योंकि गंगा नदी तो यहीं से निकल रही है। ऐसे तो हिमालय ऐसे है, यहाँ से ऐसे नजदीक पड़ेगा, लेकिन नदी तो यहीं से निकल रही है ना। अब यहाँ पे समझिए कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया जो है क्या करती हैं, इसको संभव करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट हो गया, बालू हो गया, इन सब को संवहन करती चलती है, साथ लेकर चलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है मध्य भाग है ना। ये क्या है, मध्य भाग है, यानी माउंटेन रीज। और एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूं, थोड़ा रुक जाएंगे। मान लीजिए कि इस तरीके का एक है, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, है ना। इस तरीके का, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, ठीक है। बीच में ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, और यहाँ से एक नदी, यहाँ से एक नदी ऐसे ऐसे आई है ना। और यहीं पे एक ऐसे एक हुआ है ना। तो यहाँ पे ये मध्य भाग हो जाता है, ये वाला जो है इसको मध्य भाग के नाम से जानते हैं, इसको गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ऐसा अगर होगा कहीं चिन्ह तो।
और ये हो जाता है निचला भाग, है ना। और ये हो जाता है विसर्प। विसर्प कौन? ये जो सांप जैसा आ रहा है पानी का जो जलधारा आ रहा है, ठीक है। और जहाँ जो पानी आकर मिल रहा है इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि डेल्टा ऐसे आया फिर ऐसे आया, फिर एक नदी इधर से आया फिर इधर आया, तो बीच में जो जगह है उसको डेल्टा बोलते हैं, कल मैंने बताया भी था। अब चलिए आगे समझिए कि मध्य एवं निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, है ना। तो ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। देखिए होता क्या है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो है, मैंने बताया प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय का पठार या जो ये इधर नीचे वाला हिस्सा उसके बारे में यहाँ जो बात कर रहा है, तो यहाँ की जो नदियां हैं मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर रहता है। अगर पानी गिरा तो इनका प्रवाह होगा, नहीं गिरा तो नहीं होगा। तो शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है ना। पश्चिम की तरफ यानी इधर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। लेकिन अभी क्या है कि पश्चिम की तरफ तो बहती है। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियों का नाम बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। मतलब यहां से जो प्रायद्वीपीय से ज्यादा नदियां निकलती हैं ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। तो हिमालय की नदियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा। अब एक सवाल आता है कि सिंधु के मैंने बताया था कि मान लो कि इंडिया के एग्जाम्पल के तौर पे ये मैप है, यहाँ पे सिंधु हो गया, यहाँ पे गंगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा। तो कहने का मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ध्यान में आया? देखिए सिंधु नदी तंत्र, इसका मतलब क्या? अगर नदी तंत्र कहा जाता है तो हमें सिंधु के बारे में डिस्कस करना होगा। तो सिंधु नदी तंत्र क्या है? देखिए सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा इस नदी में मिलते हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है ना। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि सिंधु नदी इधर से ऐसे आ रहा है तो 2900 किलोमीटर का है। ये सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिंधु जल समझौता संधि के जो अनुच्छेद हैं, जैसे 1960 में जो हुआ था, उसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो बात आती है गंगा नदी तंत्र का। देखिए गंगा की मुख्य धारा भगीरथी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और मुझे नहीं लगता है कि मैप आपको दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आप एटलस निकाल कर बैठ जाओ, है ना। तो हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगर एटलस नहीं है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके लिए कोई खास मैप की जरूरत नहीं है। देखिए हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, आपको मालूम भी होगा। अब मान लीजिए कि ये गंगा नदी का मैंने कल दिखाया था कि इस तरीके का है, तो बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। और अभी क्या है कि गंगा में जब मिल रही हैं तो इनमें से कुछ प्रमुख नदियां जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, जैसे कोसी का यहाँ पे हो गया गंडक, है ना, घाघरा, यमुना। तो यमुना नदी जो है, अगर हम बात करें हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है ना, गंगोत्री हिमानी से गंगा। तो यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल जो है हिमालय, हम बोल सकते हैं कि हिमालय से आकर जो है क्या होती है, वहाँ से निकलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये देखिए मैप यहाँ पे है ही, मैं आपको फिर से आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं।
कोसी, गंडक, घाघरा हिमालय से, ये नेपाल से निकल रही है, उधर यमुना देखिए निकल रही है। तो मेरा कुल मिला जुला कर कहने का जो मतलब है कि 1 सेकंड, थोड़ा मैं आपको मैप काफ़ी डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए पहले समझिए कि जो हम लोग देवप्रयाग में भगीरथी तथा अलकनंदा का संगम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, है ना, कलर किस किस प्रकार का है ना। ये देखिए यहाँ पे एकदम पूरा जो है स्काई ब्लू टाइप का, मतलब पूरा ग्रीन टाइप का है, कुछ हम बोल सकते हैं स्काई ब्लू टाइप का है, तोते कलर का, पैरेट कलर का है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्रीन है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, खैर यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, पहला प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, इस बारे में है। हालांकि अभी क्या है कि अलकनंदा और भगीरथी का संगम मैंने आपको दिखा दिया। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। किसके बारे में? मैं अलकनंदा और भगीरथी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इन नदियों के बारे में, घाघरा, कोसी, गंडक, यमुना के कारण, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी का उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। तो ये हमारे लिए खराब नहीं हुई। ये जो नदियां हैं, ये नदियां अच्छी हैं, है ना। ये नदियां क्या हैं? अच्छी नदियां हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ये जो नदियां आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ वाली। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। चंबल, बेतवा और सोन कहाँ है? चंबल, बेतवा और सोन, है ना। ये अर्धशुष्क जो है क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अर्धशुष्क क्या होता है। देखिए, इसके लिए हम लोग एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना। ये समझ लीजिए कि अर्धशुष्क वाले एरिया सारे हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा। अभी बताऊंगा तो आपको ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। देखिए, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है ना। ज्ञात कीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है, आपको मालूम होना चाहिए। आप थोड़ा इंटरनेट पे ढूंढिए। देखिए, बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल के से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में, यानी इधर पूर्व दिशा में जो है पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का, है ना, यहाँ, ठीक है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। अब मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे गंगा आ रही है, अब 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर, है ना। तो भागीरथी हुगली जो कि इसकी वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। ये तो मान लीजिए वेस्ट, क्या बोलते हैं, ये बांग्लादेश का हो गया। यहाँ पे देखिए 2 है ना, इसके बारे में माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे चिन्हित किया था। तो यह गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, मैंने बता दिया। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वाली, है ना। देखिए यहाँ पे ये वाली प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी इससे आकर मिल जाती है। देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा आकर मिल गया इसमें, है ना। तो अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं दोस्तों। गंगा की लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक है, यहाँ से, है ना, 2500 किलोमीटर से अधिक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक बात है कि अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है ना। तो अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे है कि दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अंबाला इधर है ना, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। अब एक मैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बात करूं, इसके बाद ये लेक्चर को खत्म करूंगा। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत की मानस सरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है
है ना। देखिए ब्रह्मपुत्रा इधर तो चाइना में होती है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, लेकिन इधर ये अरुणाचल से घुसती है तो ब्रह्मपुत्रा इसका नाम दिया जाता है। और मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, जैसे हिमालय ऐसे हो गया और ये ऐसे ऐसे बह रही है। और नामचा बारवा शिखर यहाँ पे है ना, 7,757 मीटर जिसका ऊंचाई है, उसके पास से पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू ऐसे आया, ऐसे आया, यू के जैसा ये मुड़ गया, जैसा मुड़कर भारत मोड़ बनाकर भारत का अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती। मैंने बताया था गॉर्ज कैसे दिखता है। और यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में है तो ब्रह्मपुत्रा बोला जा रहा है, यहाँ पे तो सांगपो बोला जा रहा है चाइना में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। और ये ध्यान दीजिएगा, तिब्बत से होकर बह रही है, हालांकि तिब्बत तो अभी चाइना उसको उस पर कॉलोनी किया हुआ है, उस पर राज करता है, तो इसलिए हमने चाइना शुरू में बोला था। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। भाई ये मेघालय के कुछ एरिया से बिलोंग गुजरती हुई आ रही है ना, मेघालय में वैसे बारिश बहुत होता है, तो भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है ना, तथा बहुत सी नदियां द्वीपों का निर्माण करती है ना। तो विश्व के, अभी मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं है तो ढूंढिए। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम, कभी कभी आपने सुना होगा असम में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है और पहुंचाती है। उत्तर भारत की अनेक अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्रा नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो आज हमने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर डिस्कस किया। कल हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।